जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज से बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी के लिए न्यू क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जीरो से हीरो लेवल का। यानी कि इस सीरीज में हम आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल बेसिक से एडवांस लेवल का क्वेश्चंस कराऊंगा टॉपिक वाइज। अगर आप टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में 100% रिजल्ट जरूर बनाइएगा, क्योंकि टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब जो है आपको बहुत अच्छे से प्रश्न को हल करने में मजा आएगा और स्कोर भी आपका अच्छा होगा। तो आपको बता दें कि आज से हम लोग आपके लिए स्पेशल टॉपिक वाइज कांस्टेबल के लिए क्वेश्चंस कराऊंगा, और जब एग्जाम आपका नज़दीक आ जाएगा तब हम आपको ताबड़तोड़ प्रैक्टिस कराऊंगा। वैसे प्रैक्टिस के लिए अलग से वीडियो अपलोड करूंगा सुबह में, उसको भी आप देख सकते हैं। वैसे शाम में आपको स्पेशल बिहार पुलिस के लिए वीडियो आएगा टॉपिक वाइज, और एग्जाम नज़दीक आते आते जो है हम आपको सभी टॉपिक कवर करा देंगे। तो आज की टॉपिक में जो है बिहार पुलिस के लिए स्पेशल बिहार का इतिहास का क्वेश्चन कराऊंगा, जो परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। बिहार का इतिहास से इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो आज से आप लोग लगातार बने रहिएगा, और उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, ताकि क्लास को रेगुलर रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस स्तंभ में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है? देखिए, आपको जो भी प्रश्न का आंसर मालूम हो आप उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे आप लोग काउंट करते चलिएगा और अंत में बताइएगा कि आप कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाए। तो देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि किस स्तंभ में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। तो यहाँ पे आप देखिए और अपने से आंसर करने की कोशिश कीजिए। वैसे आंसर होगा यहाँ पर भाभू स्तंभ में जो है अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। तो ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है। देखिए, यहां पे प्रश्न यह भी बनेगा कि अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। एक प्रश्न यहां पे दूसरा बनेगा कि अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन है? रुम्मिनदेई है। और भाभू स्तंभ लेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। तो ऑप्शन डी यहां पे सही जवाब है, या फिर ऑप्शन 4 भी यहां पे देख लीजिए, ABCD या फिर 1 2 3 4। अगला देखिए, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके कौन सा राज्य जीता था? बिंबिसार जो है ब्रह्मदत्त को हरा करके कौन सा राज्य जीता था? ये होगा अंग। ऑप्शन नंबर ए। अंग प्रदेश कहाँ है? तो बिहार में। तो बिहार पुलिस में ये सब क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं? बिल्कुल पूछेगा। तो देखिए, बिंबिसार जो है ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था, और बिंबिसार जो है राजगीर का निर्माण करके अपनी राजधानी बनाया था। और इन्होंने मगध पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? बिंबिसार 52 वर्षों तक। अगला देखिए, मौखरी शासक ने किसे परास्त करके मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? मौखरी शासक की बात हो रही है। इन्होंने किसको हराकर मगध के अधिकांश भाग को जीता? तो ये होगा आपका दामोदर गुप्त को हराया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब। अगला देखिएगा, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? स्तंभ लेख जो है अशोक का, ये बिहार के कौन सा जिला से मिला है? तो ये होगा आपका चंपारण। ऑप्शन सी यहां पे सही जवाब होगा। तो देखिए, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने 1857 ईस्वी में पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान। कब? 1837 ईस्वी में। अगला देखिएगा, नंद वंश का संस्थापक कौन था? बिहार का ही प्रश्न है। और यहां पे आपको बताना चाहूंगा, इस सीरीज में आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा एकदम 100% आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। नंद वंश का संस्थापक की बात करें, यह होगा महापद्म नंद। ऑप्शन ए सही जवाब। तो देखिए, नंद वंश में कुल मिलाकर कितने शासक हुए? 9 शासक। और अंतिम शासक कौन था? धनानंद। और नंद वंश का संस्थापक या फिर नंद वंश का पहला शासक, तो यह होगा महापद्म नंद, और अंतिम शासक होगा धनानंद। अगला देखिए, कण्व वंश की राजधानी कहां थी? कण्व वंश की राजधानी की बात करें तो यह हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी, आज का पटना। तो देखिए, शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति था, और इसकी हत्या जो है 73 ईस्वी में वासुदेव ने कर दी थी, और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की थी। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि कण्व वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव ने। किसकी हत्या करने के बाद? देवभूति की हत्या करने के बाद। और कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था?
सुशर्मा और मगध पर कण्व वंश का शासन 73 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक रहा और कण्व वंश की राजधानी आज का पटना यानी कि पाटलिपुत्र थी। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? शुंग का एक कला यानी कि आर्ट्स जिसको कहते हैं, ये जो है नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? बोधगया आप जानवे करते हैं, गया जिला में है, ऐतिहासिक शहर है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए फेमस था? ये सब तो आप पढ़े होंगे, लेकिन आपको इसमें जो है आपको अपडेट भी करेंगे और अच्छे से बताएंगे भी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना वो तो आपको बताएंगे। पहले नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस लिए फेमस था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 सही जवाब है। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो ये होगा आपका कुमारगुप्त। क्या नाम है? कुमारगुप्त। और इस विद्यालय में जो है शिक्षा का माध्यम कौन भाषा था? पाली भाषा था, ठीक ना, पाली भाषा। अगला देखिए, बिहार के अपसट जो है ये गया से प्राप्त एक मंदिर का अवशेष है, ठीक ना। इसके दीवारों पर कौन सा कथा दृश्य अंकित है? अपसट डायरेक्टर पूछेगा कि अपसट बिहार के किस जिला में है? गया में। यहां से जो है एक मंदिर का अवशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर शिव तथा पार्वती के दृश्य अंकित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब। अगला देखिए, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? मौर्य साम्राज्य के बाद जो है मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? ये होगा आपका शुंग वंश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था और इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। अगला देखिए, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक बेतना कर सकते हैं? यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि कौन सा विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक बेतना कर सकते हैं? ये कौन सा विद्वान कहा है? तो ये कहा है आपका एरियन, ठीक ना। क्या नाम है? एरियन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला देखिएगा, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? बराबर की गुफाओं की बात किया जा रहा है। बराबर की गुफाओं का उपयोग जो है आजीविकों ने किया था आश्रय गृह के रूप में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, मौर्य शासक अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी और वहां एक स्तूप निर्मित कराया था और गया में बराबर की पहाड़ियों में 7 गुफाएं हैं। गया में बराबर की पहाड़ियों में कितने गुफाएं हैं? 7। आप थोड़ा डीपली नॉलेज रखिए, तब जाके आप अच्छे से रिजल्ट कर पाइएगा। और जो एग्जाम जब आएगा ना तो ये सब एक बार फिर से रिवीजन कराएंगे। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत, इसकी राजधानी कहाँ थी? ये पूर्वी प्रदेश है, प्राची या प्राची प्रांत। इसकी राजधानी कहाँ था? यह अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है और इसमें प्राची या प्राची प्रांत की राजधानी की बात करें तो होगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, 5 प्रांत कौन कौन थे अशोक के समय? उत्तरापथ, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। अवंती राष्ट्र, इसका राजधानी थी उज्जैनी। कलिंग था, इसकी राजधानी थी तोसली। एक था प्राची जो कि पूर्वी प्रांत है, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। और दक्षिणापथ, इसकी राजधानी स्वर्णगिरी। तो आप ध्यान रखिएगा, यही है 5 प्रांत। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले बता दें कि इसमें आपको पता ही लग गया होगा कि कितना मेहनत और किस लेवल का क्वेश्चन इस बार हम आपको कराएंगे न्यू वैकेंसी के लिए। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पर, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखिएगा। ये 3 बेल आइकन में से ऊपर वाला क्लिक करके रखिएगा, तब आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अशोक की राजधानी कहाँ थी? अशोक की राजधानी की बात की जा रही है। अशोक की राजधानी की बात करें तो यह होगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी और बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ था और 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था और राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अगला देखिए, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज, इसके पुस्तक जो कि पॉपुलर है, इसका नाम है इंडिका।
ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है, इसलिए इंडिका को आपको ध्यान रखना है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। अगला देखिए, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस यानी कि पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस नाम धारण किया था? यह होगा आपका स्ट्रेबो। क्या नाम है? स्ट्रेबो, एक ये विदेशी विद्वान था और इनके अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य पालीब्रोथस यानी कि पाटलिपुत्रक नाम जो है धारण कर लिया था, तो ध्यान रखिएगा स्ट्रेबो। अगला देखिए, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस यानी कि टालमी द्वितीय ने डायनेसिस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? डायोनिसस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र जो भेजा था किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में। तो ऑप्शन बी यहां पे सही जवाब। अगला देखिए, जरा इसमें टाइम लगेगा, आप थोड़ा वीडियो को रोक करके आंसर कर सकते हैं। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम बताना है, यानी कि सबसे पहले कौन आया और अंत में कौन रहा। मगध की बात हो रही है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा, पहले आया हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, उसके बाद कण्व। तो देखिए हर्यक वंश की बात करें तो ये 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद आया शिशुनाग वंश जो है 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद आया नंद वंश जो है 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद आया मौर्य वंश जो है 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद आया शुंग वंश जो है 184 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक रहा। अंत में आया कण्व वंश, ये आया 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक रहा। तो यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिएगा इस प्रश्न को। अगला देखिए, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा राजभिषेक के किस वर्ष में की थी? राजभिषेक जो है बोध गया की यात्रा में जो है किया था ये 10वें वर्ष में, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और जीत हासिल किया, और अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में जो है सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की थी और राज्याभिषेक किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर कीजिए और आगे चलिए। अगला देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति की आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति की आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? यह होगा अशोक, ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए तृतीय बौद्ध संगीति की आयोजन जो है अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्र तिस ने किया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 322 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशीय शासक धनानंद को पराजित करके 25 वर्ष की आयु में 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और मगध पर मौर्य वंश का शासन 184 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक ना, 184 ईसा पूर्व तक। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख कहां मिलता है? तो यह हो जाएगा आपका शिलालेख 13 में, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए अशोक के 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है, यानी कि ये जो हुआ था आपका कलिंग युद्ध, इसके बाद अशोक ने युद्ध वगैरह सब छोड़ दिया था। उस दिन से जो है लड़ाई झगड़ा ये सब करना बंद कर दिए थे। अच्छा परिवर्तन हुआ था अशोक के अंदर, अशोक की जिंदगी में। देखिए अगला, मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए, चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। यह किसकी उक्ति है? यानी कि ये किसने कहा है? मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे और धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन और दवाएं दी जाती थी। यह उक्ति है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 फाहियान, ऑप्शन सी। तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान जो है
399 ईस्वी में भारत आया था और उसने संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी और उन्होंने ही ये सब बातें कही थी। इसको आप एक बार और देख लीजिए। अगला देखिएगा, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख कौन नहीं है? तो ये होगा आपका रुम्मीनदेई, तो ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए, अशोक के रुम्मीनदेई स्तंभ लेख जो है नेपाल की तराई में स्थित है। कहां पर है? नेपाल की तराई में। और इनके अलावा लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, ये सब बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। अगला देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही जवाब यहां पर होगा, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन की बात करें तो यह हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। तो यहाँ पे आंसर किसको कीजिएगा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब होगा। तो देखिए, बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति राजगीर के 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने किया था। तो इसको आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। एक प्रश्न आपके लिए है, बिहार दिवस कब मनाई जाती है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बिहार दिवस जो है कब मनाई जाती है? और यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे स्पेशल हम आपके लिए प्ले लिस्ट बना दिए हैं। आपको जहाँ जितना भी वीडियो अब अपलोड होगी यहाँ पे आपको इस प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो आप इस प्ले लिस्ट को जो है आप देख लीजिए और पिछला वीडियो भी आप देख सकते हैं। और आप जो है सुबह में जो आएगी प्रैक्टिस वाला जीके का क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट, उसको भी आप अभी से ही लगाते रहिए। वैसे जैसे एग्जाम आपका नज़दीक आएगा तो आपको ताबड़तोड़ प्रैक्टिस कराया जाएगा। तब तक आप जो है टॉपिक वाइज पढ़िए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।